हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे साइंस सब्जेक्ट जो कि कम्प्लीटली बेस्ड होगा घटना चक्र में। और सब्जेक्ट वाइज हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और आज सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में पहला टॉपिक है हमारा सेल। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो सेल्स से ही मिलकर बनी होती है, इसलिए सेल्स को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। और सेल के अंदर पे होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में टोटल 40 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। और सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय स्लेडन एंड सॉन। सेल्स दो तरीके के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स दैट डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। प्रो मतलब होता क्या है? प्रो मतलब प्रिमिटिव, और कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिसमें जो न्यूक्लियस रहता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब पुराने तरीके का होता है, जो वेल डिफाइंड नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होगा वो है बैक्टीरिया। और सेकंड सेल होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यू मतलब होता है ट्रू। तो ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस रहता है, ऐसा न्यूक्लियस जो वेल डिफाइंड होता है, जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, उसे यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल होगा प्लांट एंड एनिमल। अब देखते हैं व्हाट इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इज सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमी cellulose and pectin. The fungi cell wall is made up of chitin. It provides the structural support, protection and filtering mechanism. मतलब ये जो रहता है ना सेल वॉल, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, और प्रोटेक्ट करता है आउटर कुछ भी फॉरेन मटेरियल है वो डायरेक्टली एंटर नहीं करता, मतलब एक फिल्टर की तरह एक्ट करता है। और प्लांट में सेल वॉल जो रहता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, हेमी सेल्यूलोज से बना रहता है। और जो फंजाई होता है उसमें ये काइटिन से बना होता है। अब सेकंड देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is a biological membrane that separate the interior of the cell from the outside environment. ये जो रहता है सेल को बाहर के environment से सेपरेट करता है। ये सेमी परमिएबल होता है या तो सेलेक्टिव परमिएबल रहता है, मतलब जो जितने भी बाहर में सब्सटेंस होता है वो सभी को अलाउ नहीं करता, कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स को ही अंदर अलाउ करता है, इसलिए इसे हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल कहते हैं। सेकेंड है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic reticulum is a cellular organelle. It is a transport network for a molecule going to a specific place. अगर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आसान शब्दों में समझे तो ये क्या होता है कि ये सेल की एक फैक्ट्री होती है जो सेल्स के सारे ज़रूरत के सामान बनाती है, ठीक है। तो ये जो रहता है वो दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसे रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका सरफेस जो होता है ना उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये माइक्रोस्कोप में रफ दिखाई देते हैं। और इसमें चूँकि राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वो लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लिपिड मतलब कि फैट। लिपिड जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़े हैं ना ऊपर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है वो लिपिड से बना होता है। और इसके बाद ही हम लोग एक और ऑर्गेनल होता है, उससे पहले राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम्स जो रहता है वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और सेकेंड, अब इसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन एंड हैव देयर ओन जीनोम। एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया को भी अगर आसान शब्दों में समझे तो सेल्स, जैसे कि जो सेल्स होते हैं वो उनको भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इसके लिए सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसमें ये दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और ये एनर्जी पैकेट्स बनाता है। एनर्जी पैकेट्स जो होता है एटीपी को हम लोग एनर्जी पैकेट बोलते हैं। एटीपी जो होता है एनर्जी का करेंसी होता है। अब हम लोग जो ये ऑर्गेनाइज है उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब उसको देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो ये देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोगों ने अभी पढ़ा।
ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये आउटर मेम्ब्रेन है उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ा है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वैक्यूल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए जो मैंने बोला था कि रफ क्यों होता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो अपीयरेंस होता है वो रफ रफ दिखता है, इसलिए इसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। वही सब जो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज अ पावर प्लांट्स। इट मीन्स दैट मैक्सिमम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज प्रोड्यूस, इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर टू प्रोड्यूस द एनर्जी करेंसी ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। थ्रू रेस्पिरेशन एंड रेगुलर सेलुलर मेटाबॉलिज्म ATP रिलीज़ करता है, जिससे जिससे जो एनर्जी पॉकेट्स होता है और इसी से सेल अपना सारा काम परफॉर्म कर पाता है। अब देखते हैं गोल्जी बॉडी क्या होता है। गोल्जी बॉडी जो हम लोग अभी पढ़े ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी से कनेक्टेड एक ऑर्गेनल होता है। Golgi body is also called as Golgi complex or Golgi apparatus. It was identified in the year 1897 by Camillo Golgi. The Golgi complex is responsible for the manufacturing warehouse and the shipping certain cellular products such as protein, lipids, and lipids that are synthesized by the cells. Its functional unit is cisternae. इसको भी अगर हम लोग आसान शब्दों में समझे तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका काम होता है गोल्जी एपरेटस होता है, इसका काम होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पढ़े थे ऊपर, उसके द्वारा जो भी सामान बनाया जाता है ना उसको पैकेजिंग करना, मतलब इसका मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग में हेल्प करता है। और पैकेजिंग हो जाता है तो उसको सही जगह तक पहुंचाना। ये जैसे लिखा है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस एंड शिपिंग ऑफ सर्टेन सेलुलर प्रोडक्ट। अब देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स जो रहता है ना, इसको भी अगर समझें हम तो लाइसोसोम्स में होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और ये एक मेम्ब्रेन से बाउंड सैक होता है। अगर कोई भी फॉरेन एलिमेंट्स जो है मटेरियल एंटर कर जाता है तो ये उसे किल कर देता है। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर सेल के ऑर्गेनल्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे भी ये डाइजेस्ट करके हटा देता है। तो मतलब ओवरऑल क्या होता है, ये डैमेज सेल को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेगा और इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं कि ये सुसाइडल बैग है, क्योंकि डैमेज सेल है, कोई डैमेज सेल है वो काम नहीं कर पा रहा है तो ये क्या करेगा, उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेगा और इसलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। अब इसके बाद आता है सेंट्रोजोम्स। इट इज़ अ साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजर ऑफ द सेल। इट प्रोड्यूसेस माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द सेल, की कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। ये सेंट्रोजोम्स रहता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस करता है जो कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन का। वैक्यूल्स। अब इसके बाद देखते हैं वैक्यूल क्या होता है। वैक्यूल इज अ sequester waste product that and in a plant stored water. तो द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल एंड द फंगल सेल्स आर यूजुअली लार्जर दैन दोज ऑफ एनिमल सेल। वैक्यूल जो होता है ना ये भी एक ऑर्गेनल है। ये जो रहता है ना स्टोर करके रखता है वाटर को, और इसमें जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें ये स्मॉल होता है और प्लांट सेल में ये लार्ज होता है। अब इसके बाद देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1831। द न्यूक्लियस इज अ membrane bound organelle found in the eukaryotic cell. Eukaryotic cell have a single nucleus, but a few cell types such as mammalian RBC have nuclei, and few others as Vaucaria and Cladophora has many nuclei. It is a controlling and the coordinating organ of nucleus, and it is present and due to presence of DNA in it, it houses the cell's chromosome and is place where
ऑलमोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए सिंथेसिस ऑकर। इसके अंदर में डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है और इस तरह से ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है अदर ऑर्गन्स को, और इसमें डीएनए आरएनए का सिंथेसिस होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोग्राम सेल डेथ क्या होता है। प्रोग्राम सेल डेथ इज़ अ डेथ ऑफ अ सेल इन एनी फॉर्म मेडिएटेड बाय इंटरसेलुलर प्रोग्राम एंड इज also referred to as a cellular suicide. Program cell death is carried out in a biological process usually confers the advantage during an organism's life cycle. अगर इसे हम लोग आसान शब्दों में समझे तो प्रोग्राम सेल डेथ होता है, उसमें क्या होता है कि इसे हम लोग एपोप्टोसिस भी बोलते हैं। और सेल का, इसको प्रोग्राम क्यों बोल रहे हैं, सेल का डेथ जो होता है ना वो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कितने अमाउंट में सेल की डेथ होनी है, तो इसलिए हम लोग इसे प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। जो कोई भी जैसे डैमेज सेल होते हैं ना, अगर वो रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो उसे किल कर दिया जाता है, तो इसे हम लोग प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ सर्व्स एज अ फंडामेंटल फंक्शंस ड्यूरिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। और एपोप्टोसिस और द ऑटोफैगी बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ द प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस जैसे मैंने बताया कि ये प्रोग्राम सेल डेथ को ही एपोप्टोसिस कहा जाता है। थैंक यू।